कक्षा 5वीं के सभी छात्र छात्राओं को मेरा सुप्रभात। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक नई उमंग में से पाठ 12 आगरे की सैर एक पत्र पढ़ेंगे व समझेंगे, जो कि बच्चों पेज नंबर 89 पर दिया गया है। और इसके बाद हम हिंदी व्याकरण का पाठ 9 काल समझेंगे। बच्चों, पाठ 12 आगरे की सैर एक पत्र। जैसा कि आपको बच्चों नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक पत्र के बारे में बताया गया है। सैर का मतलब होता है भ्रमण करना या घूमने जाना, और पत्र का मतलब होता है चिट्ठी या खत। बच्चों, इस पाठ में एक लड़का यश, जिसका नाम यश है, वह अपने परिवार के साथ आगरा घूमने जाता है और वहाँ जाकर वह क्या क्या देखता है, क्या खाता है, क्या करता है, ये सारी बातें वह एक पत्र के द्वारा अपने मित्र सुमित को बता रहा है। तो चलिए हम पाठ पढ़ते हैं और देखते हैं कि वह अपने मित्र को क्या बताना चाह रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली, दिनांक 14 नवंबर 2019। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें हम उसका पता लिखते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं, फिर उसका नाम लिखते हैं जिसको हम पत्र लिख रहे हों। तो किसको पत्र लिख रहा है? यश प्रिय मित्र सुमित, अपने मित्र सुमित को। आशा है तुम स्वस्थ और सुखी होंगे। इसके बाद हम जिसको पत्र लिख रहे होते हैं उसका हालचाल पूछते हैं। तो पिछले सप्ताह 7 नवंबर 2019 को हम सपरिवार मतलब पूरे परिवार के साथ आगरे की सैर पर गए थे। यश क्या बोल रहा है कि पिछले हफ्ते 7 नवंबर 2019 को हम पूरे परिवार के साथ आगरा घूमने गए थे। आगरे की सैर का हमने खूब आनंद लिया। खूब मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा किया। उस यात्रा का वृत्तांत मतलब होता है सफ़र का वर्णन करना, सफ़र के बारे में बताना। तो उस यात्रा के बारे में मैं तुम्हें पत्र में लिख रहा हूँ। दिनांक 7 नवंबर 2019 को प्रातः मतलब सुबह तैयार होकर टैक्सी द्वारा हम हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन के लिए रवाना हुए। हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन बच्चे, एक स्टेशन का नाम है हज़रत निज़ामुद्दीन, जो कि दिल्ली का स्टेशन है। परंतु रास्ते में टैक्सी के टायर ने धोखा दे दिया। ड्राइवर ने बहुत जल्दी टायर बदल दिया। हम सब गाड़ी छूट जाने के डर से परेशान थे। हमारे साथ भी बच्चों ऐसे ही होता है ना, जब हमने कभी ट्रेन की टिकट्स रिज़र्व करी होती हैं या बस में रिज़र्व करी होती हैं, तो हमें यही होता है कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचें, क्योंकि हमारी जिससे गाड़ी ना छूट जाए। तो उनके मन में भी यही दुविधा थी कि कहीं हमारी गाड़ी छूट ना जाए। तो गाड़ी छूटने से 2 मिनट पहले ही हम पहुँचे। वो कितने मिनट पहले पहुँचे? गाड़ी छूटने के 2 मिनट पहले। हमारी सीटें आरक्षित थीं। आरक्षित मतलब रिजर्व होना, रक्षित होना, मतलब जो चीज़ हम पहले ही सुरक्षित रखते हैं उसको आरक्षित कहते हैं। जैसे ही हमने रेल के डिब्बे में प्रवेश किया, गाड़ी चल पड़ी। सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। सबने चैन की सांस ली। गाड़ी में पहुंच जाने पर वह संतुष्ट हो गए और उन्होंने आराम की सांस ली। ताज एक्सप्रेस के डिब्बे सुंदर और सीटें गद्देदार थी। ताज एक्सप्रेस क्या थी? बहुत ही सुंदर थी, और उसकी सीटें कैसी थी? गद्देदार थी। दीदी तो पत्रिका पढ़ने में लगी, मैं बाहर के दृश्यों का आनंद उठाने लगा। दीदी क्या पढ़ रही थी? पत्रिका मतलब होता है मैगजीन, ठीक है। और बाहर के दृश्यों, वो जो यश था वो बाहर के दृश्यों मतलब नज़ारों का आनंद उठाने लगा। हरे भरे वृक्ष दौड़ते दिखाई दिए। जैसा कि आप अब कभी अपने मम्मा पापा के साथ जाते हैं तो आपने देखा होगा, हम किसी भी कन्वेंस पे जाते हैं तो जब हम पीछे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे साथ साथ पेड़ पौधे भी दौड़ रहे हैं। तो और यश को भी ऐसा ही लग रहा था। खेतों में हरियाली थी। ईख के खेत भी पीछे की तरफ भाग रहे थे। ईख मतलब होता है गन्ने के भी खेत उसको लग रहे थे कि हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से चलकर गाड़ी मथुरा जंक्शन
रुक गई। कहाँ पर रुकी गाड़ी? मथुरा जंक्शन। खोमचे वाले बच्चे कौन होते हैं? जो अपने जो छोटे छोटे डब्बे लेके घूमते हैं ना, जिसमें खाने का सामान होता है उनके, और वो ट्रेन के सामने जाके खड़े हो जाते हैं बेचने के लिए। तो वो खोमचे वालों की भी डिब्बों के सामने भीड़ जम गई। मथुरा के पेड़े बहुत स्वादिष्ट होते हैं। स्वादिष्ट मतलब बहुत ही जायकेदार होते हैं। किसी ने करारी आवाज लगाई। करारी मतलब जोर से आवाज लगाई। मथुरा के पेड़े। दीदी उछल पड़ी। दीदी बहुत खुश हो गई। पत्रिका को उसने एक और पटक दिया। जो वो मैगजीन पढ़ रही थी उसने उसको एक तरफ रख दिया, एक तरफ फेंक दिया। हमने पेड़ों का एक डिब्बा लिया। मम्मी ने खोमचे वालों को पैसे दिए। दीदी ने सबको पेड़े दिए। हमने मज़े मज़े से मथुरा के पेड़े खाए। गाड़ी चल पड़ी। रास्ते में मथुरा के कई मंदिर भी दिखाई पड़े। जैसे हम बच्चे कभी ट्रेन में जाते हैं या बस में जाते हैं तो हमें अलग अलग कहीं मंदिर दिखाई देते हैं, कई मस्जिद दिखाई देते हैं, तो ऐसे ही उनको भी दिखाई दे रहे थे। किसी मंदिर से भजन तो किसी से प्रवचन की आवाज़ें सुनाई दी। भजन बच्चों, प्रवचन का मतलब होता है उपदेश या बातचीत करना। तो उनको जब ट्रेन चल रही थी, कहीं से भजन की आवाज़ें आ रही थीं और कोई उपदेश दे रहा था या बातचीत की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। शीघ्र ही गाड़ी आगरा छावनी के स्टेशन पर रुकी। पिताजी ने दिन भर के लिए एक टैक्सी किराए पर ली और सबसे पहले हम ताजमहल देखने पहुंच गए। सबसे पहले बच्चों वो कहाँ गए? ताजमहल देखने गए। ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। अजूबों का मतलब होता है कोई अनोखी चीज़ और कोई आश्चर्यजनक चीज़ जो हमने पहले कभी नहीं देखी होती। इसके चारों किनारे मतलब जो चारों कोने हैं उस पर 4 मीनारे हैं। सफ़ेद संगमरमर से बनी मीनारें अत्यंत सुंदर हैं। ये जो 4 मीनारें हैं, जो ताजमहल है पूरा, वो किससे बना हुआ है? सफ़ेद संगमरमर, सफ़ेद रंग के पत्थर से बना हुआ है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसकी ऊंचाई ने इन्हें और भी भव्य बना दिया है। भव्य मतलब क्या होता है? बहुत अधिक सुंदर, बहुत शानदार बना दिया है। ताजमहल का मध्य वाला गुंबद ताजमहल की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। मध्य मतलब बीच वाला, गुंबद मतलब शिखर, जो ऊपर गोल गोल बना होता है ना, हम मंदिरों में देखते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं या मस्जिदों में देखते हैं, तो वो जो गुंबद बना होता है उसकी वजह से जो ताजमहल का भी जो सुंदरता है उसमें भी 4 चांद लग गई, वो भी बढ़ गई ज़्यादा। ताजमहल के प्रांगण में हरी घास और सुंदर पौधों के बीच फव्वारों का आनंद तो बस देखकर ही लिया जा सकता है। जो बच्चों ताजमहल का प्रांगण है, प्रांगण मतलब आंगन, जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, खाली हिस्सा जहाँ पर हरे पेड़ पौधे घास फूस लगी होती है, तो उसको हम आंगन कहते हैं। ठीक है, तो जो ताजमहल का आंगन है उसके अंदर क्या लगी है? हरी घास और सुंदर पौधों के बीच में फव्वारे जो पानी जिसमें से निकलता है वो फव्वारा होता है, तो उसको देखकर बहुत ही आनंद आया उन्हें। इसे बनवाने में 20,000 मजदूर और शिल्पकार 22 वर्ष तक लगे रहे। ताजमहल बनाने में कितने मजदूर और शिल्पकार लगे? 20,000। और कितने वर्षों में तैयार हुआ? ये 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने में बच्चे 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। कितने करोड़ रुपए खर्च हुए? 3.5 करोड़ रुपए। यहाँ विदेशी पर्यटकों की भीड़ थी। पर्यटक कौन होते हैं? टूरिस्ट, जो बाहर से आते हैं ना, फॉरेनर्स, तो उन्हें पर्यटक कहते हैं। तो ये यहाँ पर जो ताजमहल को देखने के लिए विदेशों से भी बहुत सारे लोग आते हैं। एक जापानी पर्यटक से हमने अंग्रेज़ी भाषा में बातें की। दीदी ने उन्हें बताया कि मुग़ल सम्राट शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज़ महल की स्मृति में बनवाया था। तो उसकी दीदी ने एक जापानी पर्यटक को क्या बताया कि जो ताजमहल है वो मुग़ल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था और वह उसे अपनी बेगम मतलब अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। स्मृति मतलब यादगार में बनवाया था। बादशाह अपनी बेगम से बहुत प्रेम मतलब प्यार करते थे। कहते हैं ताजमहल चांदनी रात में बहुत सुंदर दिखाई देता है। चांदनी रात कौन सी होती है बेटा? जब पूरा चांद निकलता है तो वो चांदनी रात कहलाती है। तो उसमें ताजमहल का जो सुंदरता है वो और भी ज़्यादा दिखाई देती है। सच मानना मित्र, दिन में सूर्य की
किरणों से ताजमहल नगीने सा चमकता रहता है। जब सूर्य की किरणें ताजमहल पे पड़ती हैं तो वो कैसा दिखता है, एक नगीने के जैसा, एक कीमती पत्थर के जैसा चमकता दिखाई देता है। यह इतना सुंदर है कि इसका चित्र या मॉडल भी इसकी सुंदरता की समानता नहीं कर सकता। बच्चों, यह ताजमहल इतना सुंदर है, अगर इसको कोई कॉपी भी करता है, इसका मॉडल या चित्र भी बनाता है, तो वो भी इसके समान नहीं बना सकता इतना सुंदर। इसके सामने अन्य सभी भवनों का सौंदर्य फीका पड़ जाता है। जब ये ताजमहल को अगर कोई देखता है और दूसरे भवनों को देखता है तो इसके सामने कुछ भी नहीं लगते दूसरे भवन। ताजमहल बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसके पश्चात टैक्सी द्वारा हम आगरे का किला देखने गए, जिसे बादशाह अकबर ने यमुना नदी के किनारे बनवाया था। अब जब उन्होंने ताजमहल देख लिया था, इसके बाद वह आगरे का किला देखने गए। आगरे का किला बच्चे किसने बनवाया था? बादशाह अकबर ने बनवाया था, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, ये धनुष के आकार का है, ये लाल पत्थरों की इमारत है। इस किले में जहांगीरी महल अकबर की कला का नमूना है। इस जो आगरे के किले के अंदर एक जहांगीरी महल भी है जो अकबर की कला का नमूना है। खास महल सफ़ेद संगमरमर से बना शाहजहां की कला का आदर्श है। जो अंदर एक खास महल भी बना हुआ है जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, जो शाहजहां की कला का आदर्श बताता है। ठीक है, आदर्श है। खास महल के पास ही शीश महल है। जो खास महल है अंदर, उसके पास ही वहाँ पे शीश महल है, जो शीशे से निर्मित सुंदर महल है। निर्मित मतलब बना हुआ, शीशे से बना हुआ है, कांच से बना हुआ है। इन महलों में चित्रकारी और नक्काशी बड़ी मनमोहक है। जो यहाँ महल हैं उसमें जो चित्र बने हुए हैं और जो मीनाकारी करी हुई है, तो वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक, यानी मन को मोहने वाली है। आगरे के किले का एक अन्य आकर्षण मोती मस्जिद है। आगरे के किले में एक और अन्य चीज़ है जो कि क्या है? मोती मस्जिद, जो दूसरों को आकर्षित करती है। यह भी संगमरमर से बनी और सजी है। ये किससे बनी है? संगमरमर से बनी है। इस पर कुरान शरीफ की आयतें भी अंकित हैं। इस पर क्या अंकित है? कुरान शरीफ की आयतें। कुरान में जो वाक्य लिखे गए हैं, आयतें मतलब वाक्य, कुरान शरीफ में जो वाक्य लिखे गए हैं वो भी इस पर छपे हुए हैं, इस पर लिखे हुए हैं। पच्चीकारी और नक्काशी से बने बेल बूटे इसे और भी सुंदर बना देते थे। जो बच्चे मोती मस्जिद थी, उस पर जो मोती मस्जिद है ना, उस पर पच्चीकारी मतलब जड़ने का काम किया हुआ था, और नक्काशी मतलब जो धातु, लकड़ी और पत्थर पर खोदकर जो बेल बूटे बनाए जाते थे, उससे वह और भी सुंदर लग रही थी। हम सभी इन महलों को देखकर दंग रह गए, क्योंकि ये महल इतने सुंदर थे कि वह सभी को देखकर दंग रह गए। सैर सपाटा करते करते हम सचमुच थक गए थे। थके हारे टैक्सी के पास आए। रास्ते में एक होटल में जलपान किया। जलपान करना मतलब खाना पीना। खाना खाया और फतेहपुर सीकरी के लिए रवाना हो गए। यहाँ सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के मज़ार पर कुछ लोग कव्वाली गा रहे थे। हमने यहाँ कुछ देर रुककर कव्वाली का आनंद लिया। पंचमहल और हवा महल भी बहुत सुंदर हैं। यहाँ पर जो पंचमहल है और हवा महल है वो भी बहुत ही सुंदर हैं। लौटते हुए हम राधा कृष्ण स्वामी मंदिर देखने गए। कहाँ देखने गए? राधा स्वामी मंदिर देखने गए। यहीं पास में पर्यटकों के लिए भेंट वस्तुओं की कई दुकानें हैं। भेंट वस्तुएं मतलब जो हम गिफ्ट देते हैं, किसी को भेंट देते हैं, उनकी भी कई दुकानें यहाँ पर हैं। यहाँ ताजमहल के बहुत सुंदर नमूने मिलते हैं। नमूने मतलब उनके मॉडल मिलते हैं। नाचती गुड़िया भी मनमोहक होती है। बच्चों, मनमोहक मतलब होता है मन को मोहने वाली। जो नाचती हुई गुड़िया भी है ना, वो भी मन को मोह रही है। बच्चों के खिलौनों से दुकानें भरी पड़ी हैं। जो बच्चों के खिलौने हैं उससे सभी दुकानें भरी पड़ी हैं। मम्मी पापा से कहकर तुम्हारे लिए ताजमहल का एक सुंदर सा नमूना मॉडल खरीद लिया है। तुम्हारी छोटी बहन मिनी के लिए ढोल बजाता भालू और नाचता बंदर भी ले लिया है। ये उपहार हम तुम्हारे जन्मदिन पर देहरादून लेकर आएंगे। शेष मंगल है। विस्तृत बातें मिलने पर होंगी। तुम्हारा प्रिय मित्र यश। सेवा में सुमित कुमार, D52 ताजपुर रोड,
राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड। बच्चों, आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और अधिक समझने के लिए इस पाठ की वीडियो को आप बार बार देखिए और इसमें आए कठिन शब्दों को बार बार दोहराइए, उसका उच्चारण कीजिए। अब बच्चों, हम हिंदी ग्रामर का पाठ 9 काल समझेंगे। बच्चों, हम कक्षा 5वीं की हिंदी व्याकरण पुस्तिका ज्ञानमणि में से पाठ 9 काल समझेंगे, जो कि बच्चों पेज नंबर 75 पे दिया हुआ है, 75 पेज नंबर पे दिया हुआ है। काल का मतलब होता है समय। काल का अस्तित्व इस बात पर है कि क्रिया घटित हुई है या नहीं। क्रिया, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ क्रिया के बारे में, कि क्रिया किसी भी कार्य को करने की विधि को क्रिया कहते हैं। जैसे हम खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। और वो क्रिया करने में हमें जो भी समय लगता है उसे काल कहते हैं। यदि क्रिया घटित हुई है या होती है या हो रही है तो वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेगी, चाहे वह एक क्षण का समय ले, 1 मिनट का समय ले, या 1 घंटे का ले, या 1 दिन का ले, 1 वर्ष का ले, या पूरे 1 युग का ले। जैसे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। लड़के यहाँ पे क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे थे, मतलब वो काम कर चुके हैं, खेल चुके हैं। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। लड़के अभी क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल अभी खेल रहे हैं। लड़के फुटबॉल खेलेंगे, अभी उन्होंने खेलना नहीं शुरू करा, वो खेलेंगे। मतलब ये कौन सा काल हो गया? भविष्य काल हो गया, है ना। तो उपयुक्त वाक्यों में खेल रहे थे, खेल रहे हैं व खेलेंगे क्रियाएं हैं। ये तीनों क्रियाएं अलग अलग समय में कार्य के होने का बोध करा रही हैं। खेल रहे थे, क्रिया काम का बीते समय में होने का बोध करा रही है। मतलब खेल रहे थे, मतलब वो खेल चुके थे, अभी तो नहीं खेल रहे ना, वो कौन सा काल कहलाएगा? बीता हुआ काल कहलाएगा। खेल रहे हैं, क्रिया का काम चल रहे समय में होने का बोध करवाती है, तथा खेलेंगे क्रिया भविष्य में कार्य के होने की जानकारी देती है। इस प्रकार तीनों क्रियाओं से 3 प्रकार के समय अथवा काल का बोध हो रहा है। काल की परिभाषा क्या होती है बेटा? क्रिया के जिस रूप से, मतलब जो कार्य हम करते हैं उसके जिस भी रूप से हम वो कार्य करते हैं उसके समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। काल के भेद, काल के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्यत काल। ठीक है, कितने भेद होते हैं काल के? 3, जिसको आप भूतकाल को आप पास्ट टेंस कहते हैं इंग्लिश में, वर्तमान को प्रेजेंट टेंस कहते हैं और भविष्यत काल को फ्यूचर टेंस कहते हैं। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। बीता हुआ मतलब जो बीत चुका है समय। जैसे मैंने काम कर लिया था, मतलब काम कर लिया था, तो वो हमने काम कब करा? भूतकाल में। राधिका ने घड़ी खरीदी, राधिका अभी नहीं खरीद रही घड़ी, वो खरीद चुकी है, तो वो कौन सा काल कहलाएगा? भूतकाल कहलाएगा। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहा है, वर्तमान काल कहलाता है। तो जैसे बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो बच्चे अभी पुस्तक पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो वो कौन सा काल कहलाएगा? वर्तमान काल। बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चे अभी दौड़ने का काम कर रहे हैं, तो कौन सा काल कहलाएगा? वर्तमान काल, क्योंकि वो अभी काम हो रहा है इसलिए वो वर्तमान काल कहलाएगा। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं खेलने जाऊंगी, तो मैं अभी खेलने गई नहीं, जाऊंगी, तो वो कौन सा काल कहलाएगा? भविष्यत काल। किसान खेत में हल चलाएगा, किसान अभी हल नहीं चला रहा, चलाएगा, तो मतलब अभी वो काम नहीं कर रहा, भविष्य में काम करेगा, तो कौन सा काल कहलाएगा? भविष्यत काल। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ 9 काल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इसका जो अभ्यास कार्य है वो आपको खुद अपने आप करना है, आपका वो होमवर्क है। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो
ये सारा दिया हुआ है। निम्नलिखित क्रियाओं को काल के अनुसार उचित स्थान में लिखें। तो ये आपको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल दिया हुआ है। आपने इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये सारा भरना है जो भी इसमें लिखा हुआ है। और इसमें नीचे आपको काल के भेद के नाम बताने हैं। तो जो भी आप, माँ ने खाना खाया, जैसे दिया है माँ ने खाना खाया, तो माँ खाना खा चुकी है, तो कौन सा काल कहलाएगा? भूतकाल। ऐसे ही बच्चों ये सारा काम होमवर्क आपने खुद करना है और इसकी पीडीएफ बनाकर आपने ईमेल करनी है। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।